प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम बात करने आए हैं आपकी इतिहास की पुस्तक जो है उसका 8वां पाठ किसान जमींदार और राज्य, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। और इसका आज जो हमारा टॉपिक है बात करने का वो है दूसरा जो आपका खंड है पेज नंबर 201 पर, वो है ग्रामीण समुदाय। आज हमें ये पढ़ना है कि मुगल काल में जो गांव था वहाँ पर किसान रहते थे, मुख्य लोग वही थे। तो उनकी अपने ग्रामीण समुदाय में क्या हैसियत थी, गांव का समाज का ताना बाना किस प्रकार का बना हुआ था। सबसे पहली बात जो याद रखने की है वो ये है कि जो हमारे किसान थे मुगल ग्रामीण समाज के, वो अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत रखते थे। यानी उनकी जो ज़मीन होती थी वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अपनी ज़मीन पर अपनी मिल्कियत रखने की वजह से वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते थे। ये किसान एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इनकी अपनी पहचान उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी इस बात की उनकी सामूहिक पहचान महत्वपूर्ण थी कि वो एक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। और इस सामूहिक ग्रामीण समुदाय के तीन हिस्से होते थे। पहला होता था खेतीहर किसान, दूसरा होती थी पंचायत, और तीसरा होता था गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम या मंडल भी कहते थे। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों की जो मुगल काल के ग्रामीण समुदायों से संबंधित हैं। तो आपकी जो पुस्तक है उसका पेज नंबर 201 पर 2.1 जो खंड है, उपखंड है जाति और ग्रामीण माहौल। अब हम उस पर बातचीत करने शुरू कर रहे हैं। इस पर जो परीक्षा में आपका प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, मुगल काल में जाति ग्रामीण माहौल को किस प्रकार प्रभावित करती थी। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मुगल काल में जाति ग्रामीण माहौल को किस प्रकार प्रभावित करती थी। ये सवाल आता रहता है परीक्षा में। तो इस सवाल के जवाब में हम क्या बताएंगे, क्या किस प्रकार से प्रभावित करती थी। वास्तव में बच्चों, जाति और जाति जैसे अन्य भेदभावों की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के समूहों में बटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे होते थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। तो इसका मतलब गांव में एक बड़ी संख्या में नीच समझे जाने वाले कामों को करने वाले लोग होते थे, जिनकी सामाजिक और आर्थिक दोनों ही हैसियत गांव में बहुत कम होती थी। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी तो नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोग सिर्फ नीच समझे जाने वाले कामों को करने के लिए ही अभिशप्त थे। यानी गांव का समाज उन्हें केवल नीच समझे जाने वाले काम, छोटे मोटे काम ही देता था। ऐसी व्यवस्था हम मुगल काल के ग्रामीण समाज में देखते हैं। तो अगर उन्हें छोटे मोटे काम ही मिलेंगे तो क्या होगा। इस तरह ये जिन लोगों को नीच काम दिए जाते थे वे गरीब रहने के लिए मजबूर होते थे। उस समय जनगणना तो नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास मिलते हैं उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। तो यानी गांव में आमतौर पर निचली श्रेणी के लोग, जो सामाजिक रूप से भी निचले हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, ऐसे लोग रहते थे। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे होते थे। इनकी हालत कमोबेश वैसी ही थी जैसी कि आधुनिक भारत में दलितों की। तो ये बात अब आपके सामने बहुत स्पष्ट हो गई कि मुगल ग्रामीण समाज में गांव में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते थे जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से निम्न श्रेणी के थे, जिनके साथ भेदभाव किया जाता था, जिनको ना तो अच्छी कमाई वाला काम दिया जाता था और ना ही समाज में उनकी इज्जत होती थी।
लेकिन ऐसा बात नहीं है कि ये इस प्रकार के जो नीच समझे जाने वाले काम जिन लोगों को दिए जाते थे वो केवल हिंदू समाज के लोग ही होते थे। मुसलमानों में भी इस तरह का भेदभाव होता था। मुसलमान समुदायों में हलाल खोरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रहा करते थे। तो हम देखते हैं कि भाई आमतौर पर तो ये दावा किया जाता है कि इस्लाम में सबको बराबर माना जाता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि मुसलमान होने के बावजूद भी कुछ ऐसी जातियाँ थीं जिन्हें हलाल खोरान कहते थे और उनको इतना निम्न माना जाता था, इतना नीच माना जाता था कि उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। जैसे हम पुराने ज़माने में चांडालों को देखते थे कि भाई चांडाल बाहर रहते थे, इसी तरह हलाल खोरान रहते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह जादाओं यानी कि नाविकों के पुत्रों की तुलना दासों से की जा सकती है। बिहार में भी मुसलमानों की एक श्रेणी थी जिन्हें मल्लाह जादा कहते थे। मल्लाह जादा का मतलब है कि जो मल्लाह यानी नाव चलाने वाले हैं उनके पुत्र, तो वो भी निम्न श्रेणी के व्यक्ति माने जाते थे। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुगल ग्रामीण समाज में चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, दोनों ही समुदायों में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें नीच समझा जाता था, जिनको काम भी नीच किस्म के ही दिए जाते थे, जिनमें ज़्यादा आमदनी ना हो, जो थोड़े गंदे हों, और इस प्रकार उनका शोषण होता था और उनसे भेदभाव होता था। तो ये तो हमने उन निचली जातियों के लोगों के बारे में पढ़ा, लेकिन जो मध्यवर्ती जातियां थीं उनके बारे में थोड़ी स्थिति अलग थी। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। इसका मतलब निम्न जाति के लोग गरीब भी होंगे और उनकी सामाजिक हैसियत भी निम्न होगी, लेकिन ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। मध्यवर्ती जातियां जैसे गुजर, जाट, इस प्रकार के जो लोग हैं इन्हों मध्यवर्ती जातियां कहते हैं। तो लेकिन इनके साथ ऐसी स्थिति नहीं थी जैसी हालत जो निम्न वर्ग की जातियों के साथ थी। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। लेकिन इसका मतलब आप देख रहे हो आप कि एक सेकेंड, राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राजपूत वैसे ऊंचे समाज के लोग माने जाते हैं लेकिन वो भी किसान थे, और जाट उनसे निम्न समाज के लोग माने जाते हैं लेकिन वो भी किसान थे। तो यानी ऊपरी और मध्यवर्ती जातियों में उतना भेदभाव नहीं था जितना कि भेदभाव इन निम्न जातियों से, जिन्हें हलाल खोरान, मल्ला जादा या इस तरह के जो बिल्कुल निचली जातियां थीं उनके साथ जैसा भेदभाव होता था वो मध्यवर्ती जातियों के साथ भेदभाव नहीं होता था। हम देख रहे हैं कि राजपूत और जाट वैसे तो अलग अलग हैं, राजपूत ऊंचे माने जाते हैं, जाट नीचे माने जाते हैं उनके मुकाबले में, लेकिन फिर भी दोनों किसान का काम करते थे, यानी उनमें कोई भेदभाव ज़्यादा था नहीं। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन, जो उत्तर प्रदेश में है, के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया। गौरव एक समुदाय, एक कम्युनिटी है, और उसने भी दावा किया कि भाई हम भी राजपूत हैं, लेकिन वो जमीन की जुताई के काम भी करते थे। तो इसका मतलब किसान लोग भी राजपूत होने का दावा कर सकते थे, जैसा गौरव समुदाय के उदाहरण से हमें पता चलता है। पशुपालन और बागबानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर यानी यादव, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। इसका मतलब ये जो मध्यवर्ती जातियां थी, अहीर, गुज्जर, माली, जो ये काम करते थे पशुपालन और बागवानी, इसमें आमदनी ज़्यादा होती थी। तो जब इनके पास पैसा अच्छा आने लगा तो इनकी सामाजिक स्थिति भी ऊपर उठने लगी। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप व कैवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगे। यानी पहले सदगोप और कैवर्त काफ़ी निचली जातियां मानी जाती थी, लेकिन पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे काम से अच्छी आमदनी होने के कारण इनकी सामाजिक स्थिति उठी
और अब ये निम्न वर्ग से ऊपर उठ के मध्यवर्ती जातियों में आ गए। तो ये सारी बातों पर जिन पर आज हमने चर्चा की है, इनको आपको पॉइंट वाइज इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। और प्रश्न क्या था? प्रश्न था मुगल काल में जाति ग्रामीण माहौल को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इन विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आप पॉइंट वाइज बता देंगे कि जाति का मुगल ग्रामीण समाज पर क्या असर था और जाति की वजह से लोग किस प्रकार बटे हुए थे और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जाति की वजह से कैसे निर्धारित होती थी। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 202 पर, जो आपका अगला सेगमेंट है 2.2 पंचायतें और मुखिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण खंड है और इस पर बहुत बार सवाल आते हैं परीक्षा में। इनमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बनेगा वो है मुगल ग्रामीण समाज में गांव की पंचायतों का संगठन किस प्रकार होता था। पंचायत या मुखिया के कार्य क्या होते थे। तो यानी आपको पहले तो ये बताना है कि गांव में पंचायत किस तरह से बनाई जाती थी, और फिर दूसरा ये बताना है कि पंचायत या जो पंचायत का मुखिया होता था उसके क्या काम होते थे, वो क्या क्या काम करता था। तो सबसे पहले हम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करें कि पंचायतों का निर्माण किस प्रकार होता था मुगल ग्रामीण समाज में। गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था, अल्पतंत्र का मतलब एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें बस थोड़े से लोगों का शासन पर अधिकार होता है और बाकी लोग उनकी अधीनता मानते हैं। तो गांव में पंचायत जो व्यवस्था थी वो अल्पतंत्र थी, थोड़े से लोगों का पूरे गांव पर कब्जा होता था, अधिकार होता था। इसी को अल्पतंत्र कहते हैं, इंग्लिश में ओलिगार्की कहते हैं। तो यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। इसका मतलब गांव में जो पंचायतें बनती थीं उनमें गांव की सभी जातियों संप्रदायों की का प्रतिनिधित्व होता था। लेकिन फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। तो इसका मतलब गांव की पंचायत गांव के बुजुर्गों से मिलकर बनती थी। गांव में जितनी भी जातियां रहती थी, समुदाय रहते थे, उन सब के प्रतिनिधि इन पंचायतों में शामिल होते थे। और आमतौर पर इन पंचायतों में जो लोग होते थे वो सामाजिक और आर्थिक ऊंची हैसियत वाले होते थे, उनके पास अपनी पुश्तैनी जमीनें भी होती थी। तो कहने को तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें सभी गांव के सभी जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व होता था पंचायत में, लेकिन जो नीच काम करने वाले और खेतीहर मजदूर जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, ऐसे लोगों का पंचायत में शायद ही कोई प्रतिनिधित्व होता होगा। इसमें केवल ऊंची और मध्यवर्ती जातियों के लोग ही मुखिया के तौर पर, पंचायत के सदस्य के तौर पर रहते होंगे। और ये एक अल्पतंत्र, एक ओलिगार्किक सिस्टम था। इसका मतलब गांव के केवल कुछ मुख्य जातियों के कुछ मुख्य धनाढ्य अमीर लोग ही इस पंचायत में शामिल होते थे और वही गांव से के संबंधित सारे फैसले लेते थे। तो ये सारी बातें हमने किस प्रश्न का उत्तर दे रही है कि मुगल ग्रामीण समाज में गांव की पंचायतों का संगठन किस प्रकार होता था। तो ये पॉइंट वाइज आपको बताना है कि भाई गांव में पंचायतों का संगठन इस तरह से होता था। इसमें एक तो बुजुर्ग लोग होते थे, गांव के ऊंची और मध्यम वर्ती जातियों के लोग होते थे, वो लोग होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन होती थी, और ये अल्पतंत्र था। और कहने को इसमें सभी जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व होता था इस पंचायत में। लेकिन जो नीच काम करने वाले, नीच समझे जाने वाले कामों को करने वाले लोग थे, या जो खेतीहर मजदूर थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, उनको शायद ही कभी पंचायत में प्रतिनिधित्व मिलता हो और वो केवल शोषित होने के लिए ही अभिशप्त रहते थे। और एक बात और, पंचायत का बड़ा हुक्म चलता था, उसकी बड़ी ताकत थी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना ही पड़ता था। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई पंचायत का संगठन तो ऐसे होता था।
अब हम बात करेंगे कि जो पंचायत में मुखिया चुना जाता था उसे हम कहते थे मुकद्दम या मंडल। तो मुकद्दम या मंडल क्या क्या काम करता था, यानी पंचायत के क्या क्या काम थे, ये इस प्रश्न का दूसरा भाग है। तो मुकद्दम का चुनाव कैसे होता था, पहले तो ये भी देख लें। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी भी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा होता था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग गांव के मुखिया यानी मुकद्दम को बर्खास्त भी कर सकते थे। तो ये आपने उस प्रक्रिया को जान लिया कि गांव के मुकद्दम का चुनाव कैसे होता था। अब हम बात करते हैं कि ये जो मुकद्दम या मुखिया या मंडल जो चुना जाता था, या हम सिंपल कह सकते हैं पंचायत के क्या कार्य होते थे, मुखिया के क्या कार्य होते थे या पंचायत के क्या कार्य होते थे, बात एक ही है। तो अब हम उस पर ही आ रहे हैं कि मंडल, मुकद्दम या मुखिया के क्या कार्य थे, या दूसरे शब्दों में पंचायत के क्या कार्य थे मुगल ग्रामीण समाज में। तो मुखिया का या पंचायत का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य था वो था गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना। मुखिया का मुख्य काम था, यही उसका मुख्य काम था कि गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना, और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। तो ये उसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम था। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पंचायत का खर्चा चलता था उसके लिए पैसा कहाँ से आता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं को निपटाने के लिए भी होता था और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी होता था जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना। तो आपने देख लिया कि गांव की पंचायत के पास जो खजाना होता था, जो उसके पास पैसा इकट्ठा होता था, उसका इन 3 प्रकार के और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए प्रयोग होता था। तो आपको पॉइंट वाइज बताना है कि भाई गांव का जो खर्चा चलता था तो वो खजाने से, उस पंचायत के खजाने से चलता था और इस खजाने से ये काम होते थे, ये खर्चा किया जाता था। नंबर 1 ये होता था, नंबर 2 ये होता था, नंबर 3 ये। इस तरह से इस पर भी प्रश्न आ सकता है। तो ये तो हमारे पंचायत का या मुखिया का पहला काम था कि गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना। अब उसका दूसरा काम क्या था? पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर ही रहें। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थीं। यूं कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। तो दूसरा काम उसका ये था कि वो गांव के लोगों, जो जाति पंचायत का या मुखिया का दूसरा काम ये था कि वे गांव के लोगों के आचरण पर नज़र रखे और उनको अपनी जाति की हदों के अंदर ही रखे और अंतर जातीय विवाह ना होने दे। विवाह में और दूसरे कामों में लोग जाति के नियमों का पालन करें, ये सुनिश्चित करना पंचायत का या मुखिया का दूसरा महत्वपूर्ण काम होता था। फिर तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या होता था मुखिया का या पंचायत का? पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने का भी अधिकार था। समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्तियों को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। तो तीसरा काम था कि पंचायत या मुखिया
लोगों पर जुर्माना भी लगाता था कि अगर वो पंचायत के फैसलों को नहीं माने इस पर जुर्माना भी लगाता था, और यहाँ तक कि उन्हें समुदाय से निष्कासित भी कर देता था। तो ये उसका तीसरा काम था मुखिया का या पंचायत का। और चौथा काम जो पंचायत का या मुखिया का था वो क्या था? वो था पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। तो यानी पंचायतों का और मुखिया का ये भी काम था कि अगर किसानों यानी गांव के ग्रामीण समुदाय के लोगों से सरकार जबरदस्ती ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश करे तो उनका पंचायतों का मुखिया का ये भी काम था कि वो ग्रामीणों की इस मामले में मदद करें और उनको इस प्रकार के शोषण से बचाएं। तो जब भी सरकार गांव के लोगों को, किसानों को, अन्य ग्रामीणों को परेशान करती थी और उन पर ज़्यादा टैक्स लगाती थी, तो वो अपनी मदद के लिए, न्याय के लिए पंचायत से, मुखिया से एप्लीकेशन देके गुहार लगाते थे कि हमारी रक्षा करें। तो ये भी पंचायतों का और मुखिया का एक महत्वपूर्ण कार्य था कि अगर किसानों को सरकार से कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो वो किसानों की मदद करे और उनकी अपील सरकार तक पहुंचाए और किसानों को राहत देने का प्रयास करे। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदायों के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान। उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारे मुखिया का या गांव पंचायत का एक महत्वपूर्ण काम ये था कि अगर सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, अगर अनैतिक कार्य कर रही है, तो किसान और जो गांव में रहने वाली निचली जाति के जो लोग हैं वो अपनी शिकायत पंचायत से करते थे और उसके अर्जी यानी एप्लीकेशन लगाते थे, और पंचायत कोशिश करती थी कि वो उनको सरकार के इस अनैतिक कार्य से बचाए। लेकिन क्या वास्तव में पंचायत सरकार के खिलाफ ग्रामीण समुदाय की रक्षा कर पाती होगी? इस पर भी बात करते हैं। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। इसका मतलब हर बार पंचायत जो निचली जाति के लोगों या किसानों को सरकार के जो कहर है, सरकार का जो उत्पीड़न है, उससे बचा नहीं पाते थे। कई बार जो पंचायत वाले थे वो किसानों पर ही दबाव डालते थे, ग्रामीण समुदाय के जो निचली जाति के लोग हैं उन्हीं पर दबाव डालते थे कि भाई किसी तरह समझौता कर लो सरकार से, उसकी बात मान लो, भाई किसी तरह टैक्स दे दो उन्हें ज़्यादा। तो इसका मतलब मुखिया और पंचायत बजाय किसानों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने, उनके हक की रक्षा करने, उनको न्याय दिलाने के, कई बार पंचायत और मुखिया राजा और अधिकारियों के सामने ही बिक जाते थे, मजबूर हो जाते थे, और वो बजाय किसानों की पैरवी करने के, गांव के निचली जाति के लोगों की पैरवी करने के, वो उनको ही समझाने लगते थे कि वो राजा की बात मान लें, अधिकारियों की बात मान लें और ज़्यादा टैक्स दे दें। ऐसी स्थिति में फिर किसानों के पास और ग्रामीण समुदाय के निचले तबकों के पास केवल एक ही उपाय बचता था कि वो ज़मीन छोड़कर, खेती छोड़कर जंगलों में भाग जाएं। ये जो उनके पास तरीका था कि भाई अगर तुम हम पे ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो हम खेती ही नहीं कर रहे, हम खेती छोड़ के जंगलों में भाग जाएंगे। ये बड़ा प्रभावी तरीका था, क्योंकि ज़मीन की कमी नहीं थी, आदमियों की कमी थी। तो अगर कोई किसान और उसका परिवार खेती छोड़कर भाग जाएगा,
खेत पर अपनी खेती नहीं करेगा तो इससे राज्य को नुकसान होगा, क्योंकि उत्पादन नहीं होगा तो राज्य को टैक्स नहीं मिलेगा। तो इस बात से अधिकारी और राजा डरते थे, और अगर किसान अपना खेत छोड़ के जंगलों की तरफ भाग जाते थे तो इससे मजबूर होकर वो किसानों की बात को मान लेते थे। तो ये किसानों के पास एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार था कि अगर सरकार उन्हें ज़्यादा परेशान करती थी तो वो अपनी खेती छोड़कर जंगल में भाग जाते थे। तो इस तरह से आपने बता दिया कि हमारे जो पंचायत का संगठन कैसे होता था और पंचायत या मुखिया के कार्य क्या होते थे। गांव की पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत भी होती थी। तो जाति की पंचायत के क्या कार्य होते थे, तो उस पर सवाल कैसे आएगा। मुगल ग्रामीण, ये इसका उत्तर आपको पेज नंबर 203 पर ही मिलेगा। मुगल ग्रामीण समाज में जाति पंचायतों की स्थिति की चर्चा कीजिए। तो इस पर क्या सवाल, तो ये वह है कि जाति पंचायतों के बारे में क्या बताना है। तो इसके उत्तर में आप ये बताएंगे, ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थीं। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं, और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दें, यानी क्रिमिनल जस्टिस को छोड़ दें, तो ज़्यादातर मामलों में राज्य यानी सरकार जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। तो ये इसके बारे में लिखना है जब सवाल आए कि मुगल ग्रामीण समाज में जाति पंचायतों की स्थिति की चर्चा कीजिए। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 204 पर, और इसका 2.3 यानी ग्रामीण दस्तकार। गांव में केवल किसान या नीच किस्म के काम करने वाले लोग ही नहीं रहते थे, बल्कि आर्टिजन्स यानी दस्तकार भी रहते थे, कारीगर भी रहते थे, जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उत्पादन करते थे। तो उसके बारे में भी आपसे सवाल आएगा। कैसे आएगा, सवाल लिखें, ग्रामीण दस्तकार मुगल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाते थे, विस्तार से समझाइए। और इसी पर अथवा करके एक और क्वेश्चन लिखें, जजमानी व्यवस्था क्या थी। तो इसी प्रश्न के उत्तर में उसका एक भाग जजमानी व्यवस्था के बारे में भी आपको उत्तर देगा। तो दोनों प्रश्नों को मिला के मैंने लिखवा दिया, और आपको इनके उत्तर इस तरह से देने। पहले तो हम बात करेंगे कि जो हमारे ग्रामीण दस्तकार थे उनकी क्या भूमिका थी। इसी प्रश्न का उत्तर देते देते अंत में हम जजमानी व्यवस्था की चर्चा करेंगे। और यही प्रश्न एक और तरह से आ सकता है, अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था, व्याख्या कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि इसका उत्तर कैसे देना है। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। यानी केवल किसान और नीच किस्म के काम करने वाले लोग ही नहीं थे, गांव में काफ़ी बड़ी मात्रा में दस्तकार भी रहते थे, आर्टिजन्स भी रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतिहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे, मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। इन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय ये खेती और दस्तकारी का काम करते थे। तो यानी मुगल भारत में वो कुछ परिवार ऐसे थे जो किसान भी थे और दस्तकार भी थे। जब खेती का मौसम होता वो खेती करते, और बीच का समय जब खाली होता तो वो दस्तकारी करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे।
आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी, ऐसी ज़मीन उनको दे दी जाती थी कि भाई तुम हमारे लिए जो है बर्तन बनाओ, लोहे का सामान बनाओ, लकड़ी का सामान बनाओ, हमारे लिए हमारा जो बाल काटो, हजामत करो, और इसके बदले में हम तुम्हें ज़मीन का ये टुकड़ा दे देते हैं जो खाली पड़ा है, तुम इस पर अपनी खेती करके अपना गुजर बसर करो। इस तरह उनकी पेमेंट का सिस्टम होता था। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। तो यानी दस्तकारों के काम के बदले में, उनकी सेवाओं के बदले में उनको पेमेंट देने का सिस्टम ये था कि उनको ज़मीन का एक टुकड़ा, गांव का ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था और वो उस पर खेती करके अपनी गुजर बसर करते थे। तो महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन को मीरास या वतन कहते थे। तो ये बात भी आपको बतानी। और अब हम इस प्रश्न के उत्तर के आखिरी भाग पर आ रहे हैं और उसी में आपको जजमानी व्यवस्था के बारे में पता चलेगा। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हरेक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। तो अब आपको पता चल गया जजमानी व्यवस्था क्या थी, जिसमें जो जमींदार थे अपने यहाँ पर सुनार, बढ़ई, लोहार से काम करवाते थे और बदले में उन्हें रोज का भत्ता यानी डेली अलाउंस देते थे और खाने के लिए कैश भी देते थे। इस प्रकार की व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं व 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार है क्योंकि इससे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था, यानी केवल जजमानी व्यवस्था ही थी और दस्तकारों को कोई कैश पैसा नहीं दिया जाता था, केवल उनको ज़मीन दे दी जाती है, उनको भत्ता दे दिया जाता था। ऐसा नहीं है, कई बार जो दस्तकार थे उनकी सेवाओं के बदले में उन्हें नगद पैसा भी दिया जाता था। तो इस तरह से आपने ग्रामीण दस्तकारों के बारे में और जजमानी व्यवस्था के बारे में बता दिया। और अब आते हैं हम आज के अंतिम खंड पर 2.4 एक छोटा गणराज्य। आमतौर पर कई बार जो अंग्रेज इतिहासकार हैं उनका मानना यह है कि भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा गया जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। यानी अंग्रेज लोग ये मानते थे कि भारत में जो ग्रामीण समुदाय था वो एक स्मॉल रिपब्लिक था, छोटा गणराज्य था, जहां पर सामूहिक स्तर पर लोग भाईचारे के साथ रहते थे। क्या वास्तव में ग्रामीण समाज, मुगल ग्रामीण समाज ऐसा ही था? क्या गांव वास्तव में स्मॉल रिपब्लिक, छोटे गणतंत्र थे? इस पर सवाल आ जाता है कि भाई इस पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ऐसा था या नहीं था। तो इस पर सवाल ऐसा आएगा, भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जाता था जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये सवाल आएगा। तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा नहीं था। ऐसे बहुत से सबूत हैं जो दिखाते हैं कि वहाँ समानता नहीं थी, भाईचारा नहीं था, बल्कि उत्पीड़न था, असमानता थी, ऊंच नीच थी, भेदभाव था। तो ये बात हमें बतानी। तो क्या क्या बताएंगे इसके उत्तर में, अब सुनना शुरू करें। ऐसा नहीं लगता कि भारतीय गांव एक छोटे गणराज्य थे जहां सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा किया जाता था। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर यानी सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। तो आप देख रहे हो, विषमताएं थी, असमानताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। यानी नगदी लेन देन होता था
तो इसलिए हम इसे छोटा गणराज्य नहीं मान सकते कि सब आपस में मिलकर संसाधनों का बंटवारा कर रहे हैं। अब नगद यानी कैश से लेन देन हो रहा है, तो वो भाईचारा खत्म हो गया था। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नगद में ही मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम या नील जैसे व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नगद में ही होता था। तो हम देख रहे हैं कि गाँव में भी अब नगद यानी कैश पेमेंट का सिस्टम आ चुका था। तो इसलिए हम ये कहें कि वो एक ग्रामीण छोटा गणराज्य था, जहाँ सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। अब वो बात नहीं रही थी। अब कैश लेन देन से पूरा व्यापारिक व्यवस्था आ गई थी, बहुत हद तक व्यापारिक व्यवस्था आ गई थी, और जो छोटे गणराज्य वाली बात थी अब वो सही नहीं रही थी। तो इसी बात को इसी तरह से आपको व्याख्या करनी है, इसी को आलोचनात्मक परीक्षण कहते हैं। इसके अलावा आप 206 पेज पर एक जो आपको बॉक्स दे रखा है गांव में मुद्रा, तो ये उसको बताने के लिए कि मुगल ग्रामीण भारत में मुद्रा यानी कैश यानी करेंसी का प्रवेश हो चुका था। गांव में एक व्यक्ति होता था जिसे सर्राफ कहते थे, वो मुद्रा का लेन देन करता था, और हर गांव में जो भी थोड़ा बहुत बड़ा सा गांव होता था वहाँ सर्राफ अवश्य होता था। तो इससे पता चलता है कि ग्रामीण समाज में और मुगलों के गांव में भी जो कैश सिस्टम पहुंच चुका था, और अब वो गणतंत्रात्मक वाली बात नहीं रही थी, और सर्राफ व्यक्ति ऐसा होता था जो कैश का लेन देन करता था। तो इसके साथ ही आज की हमारी चर्चा यहीं पूरी होती है, और जो जो प्रश्न आपको वीडियो में बताए गए हैं उन प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में हिस्ट्री की कॉपी में करना है, वो मैं व्हाट्सएप पर भी भेज रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम एक वीडियो में मिलेंगे और इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।